अब अगर मेजर वीआईपी सीट्स पे स्पेसिफिकली अगर हम आना चाहिए, हमारा लास्ट सेगमेंट है इस पूरे सेगमेंट का, मेजर वीआईपी सीट्स में ऊपर से शुरू करेंगे। अगर हम सरगुजा से होते हुए अगर अंबिकापुर में आते हैं, तो आपको क्या लग रहा है इस बार जो हमें लोकली पता चल रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर है वहां पर। टीएस सिंहदेव इतने बड़े नेता, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, लेकिन लोगों की उनसे नाराजगी है, तो आपको क्या लग रहा है? आपका भी रिपोर्ट क्या कह रहा है? मुझे भी ये लगता है कि वो फंसे हुए हैं। हाँ। पिछली बार 40,000 की मार्जिन थी, हाँ। सारी 40,000 वोट से चुनाव जीते थे। हाँ। इस बार तो वो बिल्कुल ही नहीं नजर आ रहा है। हाँ। और क्योंकि इस बार जो उनके कैंडिडेट हैं, उनके खिलाफ जो कैंडिडेट है, वो उनके ही शागिर्द रहे हैं, जो उनके बहुत करीबी रहे हैं। और सारे इलेक्शन को बहुत नज़दीक से वो लोग कवर करते रहे, मतलब उसको देखते रहे। तो मुझे लग रहा है कि बहुत नजदीकी मुकाबला है वो। बहुत नजदीकी मुकाबला है। आपके सीतापुर पे क्या आपकी एनालिसिस है? सीतापुर में अमरजीत भगत जी का क्या लगता है? सीतापुर में दो राज्य बनने के बाद अभी तक एक भी सीट का अब तक अमरजीत भगत नहीं हारे हैं। 2003 में पहली बार चुनाव लड़े थे। उसके बाद से 2008 में बड़ा नजदीकी मुकाबला था, 1800 वोट से जीते थे। उसके बाद लगातार मार्जिन बढ़ रही, और पिछली बार करीब करीब 32 हजार वोटों से जीते थे। इस बार भी उसी तरह वो बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, मेरा ऐसा अनुमान है। बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं दोनों सीट्स, अंबिकापुर भी सीतापुर भी। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक व्यापक बात बोलता हूँ। हाँ। मैं सीट को, एक एक सीट को एनालाइज नहीं करूंगा। हाँ। मुझको लगता है जहां वोटर को संभावना दिखती है हाँ। कि उनका कैंडिडेट मुख्यमंत्री बन सकता है, हम्म। उसको थोड़ा सा लीवरेज मिलता है, थोड़ा सा सपोर्ट वोटर करता है। उसको लगता है कि हम विधायक नहीं चुन रहे, हम अगला मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। शायद टीएस सिंहदेव को पिछली बार वैसे ही चुना गया था। इस बार जो फजीहत हो रही है वो इसलिए कि लोगों को लग रहा है कि बाबा न तो पार्टी ने इनको बनाया, न बाबा ने जिस तरह से अपना हक मांगना था वैसा मांगा। तो ये वजह उनके खिलाफ जा सकती है। अगर, मुझको मालूम नहीं है वहाँ क्या हकीकत है, लेकिन मैं एक व्यापक बात आपको कह रहा हूँ। जैसे भूपेश बघेल, जैसे रमन सिंह, और जैसे अरुण साव है ना, दीपक दीपक बैज, ये ऐसे लोग हैं जो मान लीजिए 10,000 से जीतना चाहिए था जिनको, तो शायद 12, 14, 15,000 से जीतेंगे। इनको 8,000 से हारना था, तो शायद ये 6,000 से हारेंगे। तो इनको एक थोड़ा सा सपोर्ट वोटर का मिलता है। लोगों को लगता है कि हम शायद अगला मुख्यमंत्री चुनेंगे, अगला प्रदेश अध्यक्ष चुनेंगे, अगला विधानसभा अध्यक्ष चुनेंगे। तो जिस तरह से वोटर छोटी पार्टी को वोट दे के, उसको एक किस्म से पहले कहा जाता था वोट बर्बाद क्यों करते हो, ऐसा कहा जाता था। मैं बर्बाद नहीं मानता हूं उसको। ऐसे ही लोग जो हैं छोटे कैंडिडेट को वोट देने को एक किस्म से वोट बर्बाद करना मान सकते हैं। कुछ लोग, कुछ वोटर, अगर उनके पास मुख्यमंत्री की संभावना वाला कोई व्यक्ति है, तो जो चीफ मिनिस्टीरियल मटेरियल है, चाहे वो रमन सिंह हो, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे अरुण साव हो, चाहे दीपक बैज, चाहे महंत, चाहे ताम्रध्वज साहू भी हो, पिछली बार तो बन ही गए थे चीफ मिनिस्टर करीब करीब। इन सब लोगों को अपने अपने सीट पे थोड़ा सा फायदा मिलेगा। ये फायदा लीड बढ़ाने के लिए भी हो सकता है, ये लीड हार से बचाने के लिए भी हो सकता है कि अगर बाकी वजहों से ये हारने वाले थे तो कम से कम वोटों से हारेंगे। अरुण साव जी का उन्होंने नाम लिया, उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह का भी नाम लिया। आपको क्या लग रहा है राजनांदगांव, लोरमी, चित्रकूट, मोहन मरकाम, इन सभी सीट्स पे आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है? जो मेजर सीट्स है, पाटन में तो पिछली बार की सीएम खुद मुकाबले में है। पिछली बार करीब 28,000 वोटों से जीते थे। क्योंकि वहाँ इतना डेवलपमेंट करा चुके हैं वो, और खुद मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री चेहरे का प्रतिनिधित्व करना और लोगों का बीच में अलग अलग ही फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जीत हार पे तो ज्यादा बहस नहीं होगी, वहाँ लीड पर ही बहस हो रही होगी। कितने की लीड आपको लग रही है? मुझे लगता है कि जितनी पिछली बार थी उसके आसपास आना चाहिए। 30,000 से ज्यादा? क्योंकि कैंडिडेट बड़े मजबूत हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव में 22,000 की बढ़त थी पाटन से। तो मुझे तो नहीं लगता, लेकिन उसके आसपास ही रहेंगे। उसके आसपास। लोरमी से क्या आपको लग रहा है? अरुण साव इस बार कितने मजबूत नजर आ रहे हैं आप? लोरमी में ये है कि इस बार त्रिकोणीय संघर्ष है वहां पे। जनता कांग्रेस के सागर सिंह बैस है, जो कांग्रेस से निकाल के मुंगेली से जिला अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, और मुंगेली में उनके खिलाफ है थानेश्वर साहू, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। दोनों एक ही समाज से हैं, ये दूसरे समाज से है। मुझे अंतिम दिनों में कांग्रेस ने भी यहाँ दम लगाया है,
और निर्दलीय प्रत्याशी जनता कांग्रेस के प्रत्याशी सागर सी बैस ने भी समझा है। तो मुकाबला नजदीकी है। फिर भी ये प्रचारित हो रहा है कि अरुण साव सीएम बन सकते हैं, सीएम का चेहरा बन सकता है प्रधानमंत्री, तो थोड़ा उनको एडवांटेज मिल सकता है। डॉक्टर रमन सिंह की सीट और चित्रकूट का बताइएगा। डॉक्टर रमन सिंह की सीट चित्रकूट, राजनांदगांव, फिर चित्रकूट से दीपक बैच और फिर मोहन मरकाम जो पीसीसी चीफ रहे दीपक बैच से पहले, इन तीनों सीट्स का आग्रह। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की बात बता दूं, पिछली बार बहुत कम वोटों से जीत पाए थे, 16,000 जो उस हिसाब से मुख्यमंत्री रहते, 16,000। इस बार सीएम की प्रतिष्ठा दांव में थी। उनके नजदीकी दोस्त गिरीश देवांगन मैदान में थे, खुद इलेक्शन को नजदीकी वो किए हैं, कवर किए हैं, और उन्होंने काफी मेहनत समय भी दिया वहां पे। मुकाबला काफी नजदीकी रहेगा। इस बार भी नजदीकी रहेगा। इस बार भी नजदीकी रहेगा। लेकिन उन्हें बाहरी प्रत्याशी करके कई सारे लोग उन्हें, देखिए, इस तरह के चुनाव में बहुत सारे मुद्दे उठते हैं, उसमें से एक ये भी था कि बाहरी है, लेकिन उस तरह का वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है जी। और जहां तक मोहन मरकाम की बात आप कर रही हैं, पिछली बार बहुत कम वोट से जीते थे, करीब करीब 2000 से भी कम वोटों से जीते थे, लेकिन मंत्री रहते खूब काम किए। और शहर में भले उनके खिलाफ थोड़ा माहौल था, ग्रामीण इलाकों में अच्छा माहौल उनके फेवर में भी रहा है, तो फिर भी मुकाबला नजदीकी रहेगा, क्योंकि दोनों परंपरागत प्रतिनिधि हैं। तीन बार चुनाव आपस में लड़ चुके हैं, लता हुसैंडी और मोहन मरकाम जी। चित्रकूट से दीपक बैच, चित्रकूट लेकर वहाँ जिस दिन वो कैंडिडेट डिक्लेयर हुए थे, उसके खिलाफ मौजूदा विधायक हैं राजमन बेंजाम, काफी नाराज थे, उनके समर्थकों में नाराजगी थी। तो मुझे लगता है कि पिछले उपचुनाव में करीब करीब 16-17 हजार वोट से जीत के आए थे राजमन बेंजाम। नाराजगी अभी भी रही उनके समर्थकों में कुछ दीपक बैच को लेके, फिर भी चुनाव कुछ हद तक हो रहा है, फिर भी मुकाबला नजदीकी रहेगा यहाँ, ऐसा मेरा नजदीकी रहेगा। मोस्ट ऑफ द सीट्स में, वीआईपी सीट्स में मुकाबला काफी नजदीकी रहेगा। और ये मुझे आखिरी की कुछ सीटों पे जानना है, जैसे कि बिलासपुर की जो सीट है जो काफी वीआईपी है, उन सीटों पे क्या होगा? आपको उन सीटों पे क्या होता हुआ नजर आ रहा है? बिलासपुर शहर में शैलेश पांडे और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल दोनों आमने सामने हैं, दूसरी बार आमने सामने हैं। पिछली बार 11,000-12,000 वोट से चुनाव जीते थे। इस बार अमर की उपस्थिति तो ज्यादा नहीं रही, व्यवहार को लेकर भी काफी शिकायत रही, लेकिन उनका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा रहता है। इस बार थोड़ा संगठन कांग्रेस प्रत्याशी की ये है कि उनका व्यवहार कुशल है। सरकार से उतना सपोर्ट नहीं मिला, मतलब विरोधी खेमा में थे, टीएस सिंहदेव के खरीदी रहे, इसका थोड़ा बहुत नुकसान उनको दिखता भी रहा है यहाँ, इसलिए इस यहाँ का मुकाबला थोड़ा कांटे का नजर आ रहा है जी। और सर एक सवाल, ब्रिजमोहन अग्रवाल की सीट रायपुर साउथ, बताया जा रहा है कि वोट क्योंकि कम पड़े हैं तो हो सकता है ब्रिजमोहन जी के फायदे में रही है। और कुरूद का एक बार बताइएगा अजय चंद्रा। देखिए, कुरूद मेरे ख्याल से इस प्रदेश में सबसे ज्यादा खर्च वाली सीटों में से एक है, सबसे ज्यादा। किसने किया है कह के मैं किसी को कानूनी दिक्कत में डालना नहीं चाहता, लोग अंदाज अपना लगा सकते हैं किसने किया होगा। अंधाधुंध वहाँ वोट डले हैं, पूरे स्टेट की शायद हाईएस्ट पोलिंग वहीं पे कुरूद में है, पिछले बार भी शायद हाईएस्ट पोलिंग कुरूद में ही थी। तो वो बड़ा विचित्र खर्च होता है वहाँ पे चुनाव में। अभी जितने सीटों के बारे में आपने शशांक से पूछा है, मैं नाम नहीं लूंगा सीट का, उसमें से एक सीट ऐसी है जिसमें 60,000 लिफाफों में कैश बांटा गया है, एक सीट ऐसी भी है। तो इसलिए अब नतीजा क्या होगा उसका अंदाज लगाना उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन कुरुद के बारे में दोनों तरह की बातें कहने वाले लोग मिल रहे हैं, कोई कह रहा है कांग्रेस, कोई कह रहा है भाजपा, कोई साफ साफ कहने वाले वहां के लोग नहीं है। एक बात, दूसरी बात, रायपुर का ब्रिजमोहन अग्रवाल का आपने पूछा, मुझको लगता है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल के खिलाफ जब महंत रामसुंदर दास को नाम अनाउंस हुआ तो लोगों को लगा कि ये ब्रिजमोहन अग्रवाल को फिर पिछले कई चुनावों की तरह गिफ्ट दी है कांग्रेस ने, ऐसा लोगों को लगा। लेकिन धीरे धीरे महंत जी मेहनत कर रहे थे। महंत को एक हिंदू महंत होने की वजह से, साधु हैं वो, उस वजह से टिकट दी गई कि उनके साधु होने का फायदा उठाया जाए। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी स्थितियां हुई शहर में, आप भी मुस्कुरा रही हैं, आप भी जानती हैं, उन स्तुतियों की वजह से महंत जी का जो फायदा इन चारों सीटों पे होना था, वो 4 सीटों पे तो फायदा नहीं हुआ, उस एक सीट पे भी महंत जी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। उनकी हिंदू छवि के कारण उनको कैंडिडेट बनाया गया था कि भाजपा के एक बड़े हिंदू छवि वाले
ब्रिजमोहन अग्रवाल के खिलाफ उतारा जाए और यहाँ पे और भी थोड़ा माहौल रहता है भाजपा का। मुझको लगता है यहाँ कांग्रेस ने अपनी संभावनाएं उस एक वजह से खोई है, लेकिन अभी भी लोग यहाँ 50-50 कह रहे हैं कि राजधानी की 4 सीटों में से 2-2 सीटें दोनों को मिलेगी, ऐसा भी लोगों का अंदाज है। सर आखिरी के कुछ सीटें हैं ये मेरे पास जो मेरे दिमाग में आ रही हैं। मोहम्मद अकबर की सीट कवर्धा कम्युनली चार्ज अप था, और बीरनपुर से माफ कीजिएगा, साझा से रवीन चौबे वर्सेस ईश्वर साहू। बड़ी अपेक्षाओं के साथ बीजेपी ने ईश्वर साहू को उतारा, एक कम्युनल ट्विस्ट देने की कोशिश की, कहा कि जस्टिस की लड़ाई है और जस्टिस ही वहां पे प्रिवेल करेगा अगर बीजेपी आ जाती है तो। इन दोनों सीट्स पे आपको क्या लगता है? दो चीजें मैं साझा के बारे में कहता हूँ, कवर्धा के बारे में शशांक की जानकारी ज्यादा है। मिल बांट के काम करें, अकेले मेरे गले पे क्यों जोर डालें। साझा मेरी पसंदीदा सीट रही है जब से बीरनपुर में ये हादसा हुआ, जब से ये कम्युनल टेंशन हुआ, किलिंग हुई। पसंदीदा मैं जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, मैं किसी कम्युनल किलिंग का को वो पसंदीदा नहीं है मेरा, मैं बड़ा क्लोजली उसको फॉलो कर रहा हूँ। एक एडजेक्टिव आपने अभी यूज किया, कम्युनल। मेरा मानना है कि ईश्वर साहू जिसके बेटे को वहां पे एक कम्युनल टेंशन में मार दिया गया, उसके जवाब में 2 मुसलमानों को भी मारा गया, लेकिन पहली मौत ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू की हुई थी। उसको बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। इसको अगर हम कम्युनल कहेंगे तो ये गलत है। ये कम्युनल पोलराइजेशन नहीं है, ये रिलीजियस पोलराइजेशन है, ये कास्ट पोलराइजेशन है। ईश्वर साहू 2 चीजों को रिप्रेजेंट करता है। पहली बात, वो साहू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, उस साहू कम्युनिटी को जिसके गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी उसके घर बैठने नहीं गए। लाश पे जवान लड़का मारा गया सांप्रदायिक हिंसा में, प्रदेश का गृह मंत्री वहां पांव नहीं रखा, मुख्यमंत्री नहीं गए, और तो और उस इलाके के जो विधायक और मंत्री थे रवीन चौबे वो भी नहीं गए, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं गए, कांग्रेस से सी जो है सी लेटर या क ये भी वहां पे नहीं गया, कमल का क दौड़े दौड़े गया, 11 लाख रुपया दिया, विधायक दल गया पूरा। रमन सिंह, अरुण साव तो विधायक दल में नहीं है, अरुण साव गए। सारे के सारे लोगों ने जाके ईश्वर साहू के घर पे हमदर्दी जताई, उसको 11 लाख रुपया दिया, उसके घर और एक हाथ बार गए, और जो मुस्लिम परिवार के 2 लोग मरे थे उनके घर के सामने से धूल उड़ाते हुए आ गए, वहां रुके भी नहीं, झांका भी नहीं। ये एक अलग बात है। लेकिन ईश्वर साहू को कैंडिडेट बनाया है जो बीजेपी ने, कुछ लोग इसको सांप्रदायिक फैसला कह रहे हैं कि कम्युनल पोलराइजेशन के लिए है। मैं इसको कम्युनल पोलराइजेशन नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि मुसलमान वोट हैं ही कितने। मुसलमान कैंडिडेट प्रदेश में दोनों पार्टियों का कुल एक मोहम्मद अकबर है, उसके खिलाफ कम्युनल पोलराइजेशन के लिए ईश्वर की जरूरत नहीं है। कवर्धा के अपने टेंशन अलग है, शशांक आपको बताएंगे। तो मेरा ये कहना है रिलीजियस पोलराइजेशन है, ये साहू पोलराइजेशन है। पहला कि साहू कम्युनिटी के बीच ये बात बहुत जम के फैली है कि गांव का हमारा गरीब बेचारा आदमी है, मजदूर है, इसका बेटा भी मजदूर था, उसको मार दिया गया है इस तरह से। तो ये साहू पोलराइजेशन पहला हुआ। दूसरा हिंदू पोलराइजेशन, कि मारने वाले जो लोग थे उसमें जो गिरफ्तार हैं सभी मुस्लिम हैं, ऐसा माना जा रहा है कि मुस्लिमों ने मारा था, तो इसलिए ये हिंदू पोलराइजेशन है। ये मुस्लिम पोलराइजेशन या मुस्लिम के खिलाफ पोलराइजेशन या कम्युनल पोलराइजेशन इसलिए नहीं है कि इसके खिलाफ मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, इसके खिलाफ तो शंकराचार्य के शिष्य रविंद्र चौबे कैंडिडेट हैं, वो और बड़े प्रतीक हैं हिंदू के। तो इसलिए इसको आप कम्युनल सिलेक्शन, कम्युनल कैंडिडेचर मत मानिए। ये जो है ये हिंदू पोलराइजेशन के लिए है, ये साहू पोलराइजेशन के लिए है। और मेरा ये मानना है कि हिंदू और साहू पोलराइजेशन में से साहू पोलराइजेशन बीजेपी के पक्ष में बहुत असर कर रहा है। आपको शायद अंदाज नहीं होगा, प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी ने मिला के 20 साहू लोगों को टिकटें दी है। 11 बीजेपी कैंडिडेट हैं, 9 कांग्रेस कैंडिडेट हैं साहू। मेरा मानना है कि साहू लोगों के बीच में बीजेपी को एक बड़ा फायदा इससे हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो बीजेपी ने ईश्वर साहू को, ये बीजेपी का एक किस्म से ईश्वर बन गया है, अभी समझ लीजिए। तो ये बीजेपी का ईश्वर जो है, इसका साहू समाज में बड़ा फायदा मिल रहा है। उसके वीडियो, उसका गाना बीजेपी का,
कि इसके बेटे को मार दिया गया, इसको मदद की जरूरत है, इसके आंसू बह रहे हैं। कांग्रेस के लोग वहां प्रचार कर रहे हैं कि ईश्वर साहू का तो आंसू नहीं निकलता, इसको बीजेपी के लोग जो साथ में चल रहे हैं वो चिकोटी काटते हैं तो इसके आंसू निकलते हैं, ये प्रचार कर रहे हैं। मैं तो ईश्वर साहू से 2-3 बार मिला हूँ इसके बेटे के मरने के बाद। ये कम्युनल पोलराइजेशन नहीं है, ये रिलीजियस और कास्ट पोलराइजेशन है, इसमें फर्क करने की जरूरत है। कवर्धा का आपको शशांक बिल्कुल जैसे कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि फायदा हो सकता है। कवर्धा एक लौते मुस्लिम फेस, आप कैमरे की तरफ थोड़ा सा फेस करेंगे जी, एक लौते मुस्लिम फेस, बीजेपी ने कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं उतारा लेकिन कांग्रेस ने उतारा मोहम्मद अकबर के रूप में, ऐसे एक सीट पे जहां पे कम्युनल क्लैशेस हो चुके थे। क्या फायदा आपको लग रहा है या नुकसान लग रहा है? देखिए, मैं 2 बातें बता रहा हूँ। मोहम्मद अकबर बड़े नेता हैं, सरकार के पावरफुल मंत्री हैं, और पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में सबसे ज्यादा प्रदेश में, बल्कि 5 राज्यों में उस समय चुनाव हुए थे, सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे, 60,000 वोट से, है ना। इस बार फिर से मैदान में है। कुछ सांप्रदायिक घटनाएं हुई, वहां पे फर्क पड़ा है, लेकिन क्या हो रहा है कि वहाँ शहरी वोटर है वो 30-32 हजार के आसपास, टोटल 30-32 हजार वोटर हो, 32-35 हजार के आसपास। कुल मतदाता है 3,32,000, तो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में है। हालांकि बहुत कोशिश हुई, बहुत बड़ा इलाका जंगल में है। इन सबसे बीच मुझे ज्यादा संभावना लग रही है, और अच्छा सबसे बड़ी चीज ये है कि मोहम्मद अकबर चुनाव प्रबंधन में माहिर हैं, और खास करके नामांकन के दौरान जिस तरह उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था, वो सबसे ज्यादा भीड़ थी। खैर, इन सब चीज के बाद अब आगे आया हूँ तो इनको ज्यादा मुझे नुकसान जो दिखता है, जो भाजपा कांग्रेस के जो बागी थे योगी राज सिंह, उन्होंने काफी प्रचार किया और आम आदमी पार्टी के पक्ष में, तो उससे नुकसान दिख रहा है, और फिर भी मुकाबला काफी नजदीकी रहेगा। ये है। और आरंग से आपको क्या लगता है? गुरु बालदास जी के बेटे खुशवंत साहिब को टिकट मिली, कांग्रेस नहीं दे रही थी तो इसलिए बीजेपी आ गए, स्टार प्रचारक भी बन गए बालदास। अक्सर ये माना जाता है कि जिस तरफ बालदास जी जाते हैं उसी तरफ सरकार आ जाती है। आरंग का आपको क्या लग रहा है? शिव डहरिया का पलड़ा भारी लग रहा है या खुशवंत साहिब का? देखिए, शिव डहरिया की सरकार के मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री है, विकास के काफी काम कराए हैं, लेकिन उतनी ही शिकायतें उनके खिलाफ रही, काफी शिकायतें रही है, कुछ स्थानीय स्तर पर रहे हैं। और दूसरी तरफ भाजपा के साथ समस्या ये है, जो प्रचलित जो दावेदार थे परंपरागत, जो चल रहा था, जिनका नाम, जिनको वादा किया गया था बड़े नेताओं ने, उनको ना देके बालदास जी के बेटे को दे दी गई, तो वो उसको लेके काफी नाराजगी रही। तो फिर भी अंत तक मैनेज करने में कामयाब रहे, लेकिन यहाँ फिर भी थोड़ा से बराबरी की स्थिति अंत तक आ गई है। मुकाबला नजदीकी ही है, मुकाबला नजदीकी है। आखिरी कुछ सीटें हैं, मेरे को बस क्योंकि हम इतना इन डेप्थ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो मुझे थोड़ा सा लालच आ रहा है थोड़ी सी और सीटों पे डिस्कस करने के लिए। नारायणपुर की कहानी बताइए। नारायणपुर में केदार कश्यप, चंदन कश्यप, दोनों कश्यप, और इस बार बताया जा रहा था कि केदार कश्यप के लिए चीजें थोड़ी आसान हो रही थी, लेकिन बाद में जाके बहुत मुश्किलात उनके लिए भी खड़े हो गए और कांटे की टक्कर। जी बिल्कुल। इस बार हुआ ये कि दोनों कश्यप एक ही समाज के हैं। दूसरे ये है, वहाँ सांप्रदायिक घटनाएं भी हुई थी, चर्च जलाने जैसी। तो ये उम्मीद पाली जा रही थी कि केदार कश्यप को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन वहाँ सीपीआई कैंडिडेट है प्रेम सिंह, तो बहुत बड़ा फर्क जो ईसाई समाज का जो वहाँ पे है वो उधर वो मिलता दिख रहा है। तो कांग्रेस फिर भी ये लग रहा है कि अब तक मुझे जो लग रहा है कि वो केदार ही थोड़ा सा वजनदार है, क्योंकि ये है कि उनके पिताजी भी लगातार उससे लोग जुड़े हुए क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करते रहे, पृष्ठभूमि ऐसी है, उनके भाई सांसद रहे हैं, और जो मौजूदा कांग्रेस प्रत्याशी है उनको बदलने की मांग भी हो रही थी, तो वो ऐसा नहीं हुआ। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि केदार भारी दिख रहे हैं। और बीजापुर में महेश गागड़ा जी का क्या लग रहा है आपको? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ बीजापुर में, एक्चुअल में ये है कि विक्रम मंडावी मौजूदा विधायक, उनको टिकट दी। दोनों पहले लड़ चुके हैं, एक बार आमने सामने हो चुके हैं। पिछले 5 साल में महेश गागड़ा ज्यादा सक्रिय नहीं रहे, वो तो रायपुर में ही रहते मंत्री रहे, मिलनसार हैं, और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी रहे हैं। उनके प्रचार के लिए वो भी आए थे, अनुराग ठाकुर। तो अब ये है कि अंतिम क्षणों में उन्होंने, भाजपा ने काफी ताकत झोंकी, तो मुकाबला कुल मिला के विक्रम के लिए आसान नहीं रहेगा। ये
लिए आसान नहीं रहेगा। सर, अगर ऐसी कोई सीट जिसमें आप मुझे कोंटा, बिल्कुल कोंटा को लेकर सर आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बहुत नक्सल बेल्ट भी है और इस बार वहां पे फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग में निकाला गया तो अटैक्स भी हुए, बहुत सेंसिटिव रहा, क्या लग रहा है, क्या पोलिंग वाइज भी आपको लग रहा है कि इतना सेंसिटिव रहने वाला है दोनों कैंडिडेट्स के लिए? कोंटा में कवासी लखमा। कवासी लाखवा सर, लेकिन उनका माना जा रहा है कि काफी मामला सेंसिटिव है भी, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि इलेक्शन मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा आगे हैं। दो चीजें से आपको लग रहा है कवासी लखमा वहां से कई बार जीत चुके हैं। दूसरा, उनके खिलाफ सीपीआई के मनीष कुंजाम हैं। मनीष कुंजाम भी 2 बार विधायक रह चुके हैं अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश में। बाद में कई चुनाव वो हारे भी हैं। और कवासी लखमा ने अभी बहुत ही ओछे अंदाज में कहा था मनीष कुंजाम के बारे में कि ये हार हार के थकता नहीं है, इसके कार्यकर्ता थक गए हैं, ऐसा बड़े ओछे अंदाज में कहा था। कवासी लखमा आबकारी मंत्री हैं यहाँ के। जो भी आबकारी मंत्री रहते हैं उनकी संपन्नता बहुत रहती है। उस संपन्नता का एक नतीजा ये हुआ है कि कोंटा में पिछले कुछ महीनों से जो बोकरा भात कहते हैं छत्तीसगढ़ में, कि दावत चलते रहती है, बकरा पका पका के खिलाओ लोगों को, ऐसा कोंटा में कहते हैं कि कई महीनों से चल रहा है। ये लोग कहते हैं कि एवरेज 2.5-3 किलो वजन एक व्यक्ति का बढ़ गया है वहाँ पे। 2-2.5 में मुझको नहीं मालूम, लोग कहते हैं ऐसा। तो ये इलेक्शन मैनेजमेंट उनका इतना अच्छा है कि इलेक्शन अनाउंस भी नहीं हुआ था उसके पहले से ही, चूंकि उनको कैलेंडर 5 साल पहले से मालूम था, तो वो चल रहा है वहाँ पे उनका। लेकिन किसी ने मुझको कहा कि वहाँ पे उनका करोड़ों का मकान बन रहा है, उसको लेके लोगों में थोड़ा नाराजगी है, हार्ट बर्निंग है, एक बात। दूसरी बात यह है कि वहाँ बीजेपी का जो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट जो सलवा जुडूम आंदोलन चला था उसका लीडर था, उसको लेके भी शायद लोगों में थोड़ी नाराजगी है कि सलवा जुडूम में डिस्प्लेस हुए थे 1,50,000 नहीं, 1,50,000 तो अभी भी बाहर हैं, लाखों लोग डिस्प्लेस हुए थे। तो उसको लेके नाराजगी है आदिवासियों के एक तबके में। मुझको नहीं मालूम कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने हैं कि नहीं है। वहां पे आप देखिए कि प्रदेश के एक सबसे ज्यादा खर्च करने वाले कैंडिडेट कवासी लखमा और एक सबसे फटेहाल कम्युनिस्ट कैंडिडेट, फटेहाल ही रहेगा, मनीष कुंजाम, इनके बीच एक मुकाबला कहा जा रहा है। इसके बीच में वहां पे भाजपा के सलवा जुडूम के नेता भी हैं। तो ये ट्रायंगुलर है ये मामला, ये किसी भी तरफ जा सकता है। ये तकलीफ की बात मनीष कुंजाम के लिए ये रही कि उनकी पार्टी समय पे चुनाव आयोग में कागजात जमा नहीं कर सकी, तो उनको अपना हंसिया का चुनाव चिन्ह नहीं मिला। उस इलाके में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो मनीष कुंजाम का नाम शायद ना पढ़ सकें, लेकिन चुनाव चिन्ह को पहचानते थे लोग। ये मनीष को एक बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन ये एक गाना है, ये लड़ाई है दिए और तूफान की। तो कोंटा जो है वो लड़ाई कुछ इस किस्म की है कि एक तरफ सलवा जुडूम का नेता, एक तरफ आज का आबकारी मंत्री, और एक तरफ सीपीआई का फटेहाल नेता जिसके पास कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है खर्च करने को। ये है एक और बात जिसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये उन इलाकों में से आता है जहां के बारे में ये चर्चा रहती है, भीतर कुछ पैसा भेजने वाले की मदद हो जाती है, ठीक है। भीतर से मतलब नक्सली है, नक्सलियों को कुछ पैसा भेजने से वो शायद चुनाव में मदद कर देते हैं। ऐसी भी चर्चा इस इलाके को लेकर रहती है। मैं नहीं जानता कि नक्सली पैसा लेते हैं कि नहीं लेते होंगे, तो मुझको कोई हैरानी नहीं होगी। ऐसी चर्चा वाली सीट में इस बार ये चर्चा है कि वहां के कई वामपंथी कार्यकर्ताओं ने, जो सीपीआई के नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भीतर खबर भेजी थी कि मनीष कुंजाम हमारे साथ खड़े रहता है हर लड़ाई में, सत्ता से लड़ाई में खड़े रहता है, चाहे भाजपा की सत्ता हो चाहे कांग्रेस की। इस बार मनीष की मदद करना है। तो दादा लोगों ने कोई मैसेज भेजा होगा वोटर्स को कि इस बार मनीष की मदद करना है, तो मुझको नहीं मालूम, मैं उतना जमीन से जुड़ा हुआ वहां पे नहीं रहा। लेकिन ऐसे मिले जुले असर वाली कोटा एक इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है। क्योंकि आप इतना बारीकी से जा रही हैं, इसलिए मुझको लगा कि कोटा पे एक चर्चा बनती है 1 मिनट की। कोंटा पे है, कोटा अलग है, जहाँ पे जेसीसी रेणु जोगी का ही इस बार नजर आ रहा है। देखिए वहाँ आपने मेंशन कर दिया, कोटा जो है उसको भी एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट की सीट कहा जा रहा है। और मुझको
अभी तक मैंने 6 लोगों से बात की है तो दो लोग तीनों को बतला रहे हैं कि कांग्रेस, भाजपा और रेणु जोगी, इसको उसके बारे में कोई साफ साफ हिसाब नहीं मिल रहा है। जैसे बस्तर की कई सीटों पे हमने 6 वोट कलेक्ट किए तो 5 वोट एक तरफ मिल गए कुछ सीटों पे, 4 वोट दूसरी तरफ मिल गए किसी सीट पे। कोटा पे जहां से रेणु जोगी लड़ रही है वहां से नहीं मिल रहा है। लेकिन लोग एक बात कहते हैं कि जोगी कांग्रेस की सबसे अच्छी संभावनाएं शायद उसी सीट पे है। अगर कोटा सीट नहीं जीतेगी तो शायद कोई सीट नहीं जीतेगी, ऐसा लोग कहते हैं। उनकी संभावना अभी भी है ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन ट्रायंगुलर है वो। हमारा काफी लंबा डिस्कशन रहा और बहुत सारे जो वीआईपी सीट्स हमने डिस्कस किए, उन वीआईपी सीट्स में मोस्टली फाइट ही नजर आ रही है और वही एक लार्जर सेंस भी बनकर आ रहा है। एज अभी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास है, मैनिफेस्टो वाइज अगर देखा जाए, कैंडिडेट वाइज अगर देखा जाए और इश्यूज वाइज अगर देखा जाए। लेकिन अगर आप माइक्रो स्पेसिफिकेशंस पे जाते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं मेजर वीआईपी सीट्स में, तो कांटे की टक्कर हर जगह नजर आ रही है। और इसीलिए 3 दिसंबर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उस दिन कुछ ऐसा बाहर आएगा जो शायद हम में से कोई अभी एंटिसिपेट नहीं कर पा रहा है पूरे प्रदेश में, और वही देखने लायक होगा। आज के डिस्कशन में बस इतना ही। मुझे सुमीरा जपन और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। हम वापस लेकर आएंगे सुनील जी और शशांक जी को दोबारा एक अलग डिस्कशन के लिए। तब तक बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर।